अंगूर से बना 3 लहंगा। लीलावती अपनी 3 बेटियों और अपने पति मोहनदास के साथ गंगापुर गांव में रहा करती। लीलावती का पति मोहनदास 1 नंबर का नशेबाज था और वो सिर्फ हमेशा नशे में ही रहा करता था, जिस वजह से लीलावती को अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण अपने आप ही करना पड़ता था और वो अपना घर खर्च चलाने के लिए लोगों के कपड़े सिला करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे और वह उन्हीं पैसों से अपनी बेटियों के स्कूल की फीस भरा करती थी, जिसकी वजह से लीलावती के पास ज्यादा कुछ नहीं बच पाता था और वह उन्हीं बचे हुए पैसों से अपनी बेटियों का पेट भरा करती थी। ऐसे ही आज भी जब लीलावती की दोनों बेटियां काजल और गुंजन स्कूल जाती है तो स्कूल में पढ़ रही कुछ अमीर लड़कियां उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे देखो देखो, हमारे स्कूल की सबसे मॉडर्न और यूनिक ड्रेस पहनने वाली लड़कियां आ रही है। लगता है इन्होंने हमारे स्कूल को ही कोई फैशन शो समझ लिया है, तभी तो ये लोग ऐसे फटे हुए ड्रेस पहन कर आ रही है। उन लड़कियों की बात सुनकर काजल और गुंजन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब ये लोग अपने घर वापस जाती है, उसी समय लीलावती उनसे कहती है, अरे क्या हुआ गुंजन, तुम लोग आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ, हम लोग कल से स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल की सारी लड़कियाँ मेरी और काजल की फटी हुई ड्रेस को देखकर हमारा मजाक उड़ाती है। आप हमारे लिए नई स्कूल ड्रेस ले आओ ना माँ, वरना हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। मेरी बच्चियों, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी ये गरीब माँ तुम लोगों को जैसे तैसे करके स्कूल भेज रही है ताकि तुम लोग पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सको। और अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते तो क्या मैं तुम्हारी छोटी बहन का एडमिशन स्कूल में नहीं करवा देती, और क्या मैं तुम्हें इस तरह फटी हुई ड्रेस पहनकर स्कूल जाने देती? लीलावती अपनी बेटियों को इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका नशेबाज पति मोहनदास आ जाता है और वो लीलावती से कहता है, ओ लीलावती, मेरी बात सुन, मेरे सारे पैसे जुए में खत्म हो गए हैं, इसलिए मुझे दारू पीने के लिए पैसे दे। अरे यहाँ मेरे पास अपनी बेटियों को 2 वक्त का खाना खिलाने तक के पैसे नहीं हैं और न ही मैं उनके लिए नई यूनिफॉर्म खरीद कर ला पा रही हूँ, और आप हो कि एक पिता होकर भी अपनी बेटियों के लिए ये शराब पीना नहीं छोड़ सकते हो। कम से कम अपनी बेटियों के लिए ही तो कुछ काम करना शुरू कर दीजिए। लीलावती के इतना कहते ही मोहनदास गुस्से में लीलावती को जोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से लीलावती के मुंह से खून निकलने लगता है और ये देखकर लीलावती की तीनों बेटियां बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, माँ आप ठीक तो हो ना माँ, आपके मुंह से तो खून निकल रहा है। माँ हमें माफ कर दीजिए माँ, हमारी वजह से आज पिताजी ने आप पर फिर से हाथ उठाया। नहीं मेरी बच्चियों, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी किस्मत की है जो मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ने आज तक कभी हार नहीं मानी है और न ही मैं कभी अपनी बेटियों को हार मानने दूंगी। इसलिए चाहे लोग तुम्हारा कितना भी मजाक उड़ाए, तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और डटकर उन लोगों का सामना करना है, समझी? इतना कहकर लीलावती फटाफट से अपने मुंह का खून पोंछकर अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर अपनी बेटियों की फटी हुई यूनिफॉर्म को सिलने लगती है और अगले दिन फिर से काजल और गुंजन अपनी माँ की सिली हुई यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल जाती है। उसी समय गुंजन कहती है, अरे माँ ये क्या, आज फिर से आपने अंगूर की खट्टी चटनी और रोटी बनाई है? हम ये कितने दिनों से खा रहे हैं, कम से कम कभी कभी तो हमें अच्छी सी सब्जी बनाकर दे दिया करो। मेरी बच्चियों मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं क्या करूं, आजकल बाजार में सब्जियां इतनी महंगी हो गई है कि अगर हम सब्जियां खरीदने जाएंगे तो हमारे पूरे महीने का घर खर्च कैसे चल पाएगा। और अब तो मेरी सिलाई का काम भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि आजकल तो लोग रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन माँ, गांव के सभी अंगूर के पेड़ों पर तो सीजन के हिसाब से अंगूर उगते हैं, लेकिन हमारे अंगूर के पेड़ पर तो 12 मास अंगूर उगते हैं। ऐसा क्यों माँ? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी बच्ची, मुझे तो ये अंगूर का पौधा कुछ साल पहले एक बूढ़ी अम्मा ने दिया था, जिन्हें मैंने मंदिर के बाहर खाना खिलाया था, और उस दिन से मैंने इस पौधे को अपने घर के आंगन में लाकर लगा दिया और मैं हर रोज इसे पानी दिया करती थी। जिसके कुछ महीने बाद ही ये पेड़ एकदम से बड़ा हो गया और पूरी तरह से अंगूर से भर गया, और उस दिन के बाद से आज तक इस पेड़ से कभी भी अंगूर खत्म नहीं हुए, और तब से
हम इस अंगूर के पेड़ के सहारे ही अपना पेट भर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और एक दिन जब लीलावती मशीन पर बैठी सिलाई कर रही होती है, उसी समय वो कहती है, अरे बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक ये तीनों घर के अंदर नहीं आई। लगता है घर के बाहर ही खेल रही होगी। चलो चल कर देखती हूँ। इतना कहकर लीलावती अपनी तीनों बेटियों को ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है और वो देखती है कि उसकी तीनों बेटियाँ मोहनदास की शराब की बोतलों से खेल रही होती है, जिसे देखकर लीलावती उन तीनों को डांटते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रही हो तुम तीनों? तुम्हारा बाप क्या कम है जो अब तुम तीनों भी शुरू हो गई? चलो अंदर। इतना कहकर लीलावती अपनी तीनों बेटियों को डांटते हुए घर के अंदर ले जाती है, क्योंकि लीलावती नहीं चाहती थी कि मोहनदास की बुरी आदत का असर उसके बेटियों पर हो, क्योंकि मोहनदास को तो अपने परिवार की कोई परवाह ही नहीं थी और वो तो दिन रात बस नशे में ही धुत रहा करता था। इसलिए लीलावती अकेले ही अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचती रहती है और वे लोगों के कपड़े मांग मांग कर सिलाई किया करती है। ऐसे ही आज भी। देखिए, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, इसी वजह से मैं लहंगे का कपड़ा ये आपको दे रहा हूँ। ये कपड़ा बहुत ही महंगा है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी बहुत अच्छे से सिलाई करेंगी। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना, इन कपड़ों पर जरा भी दाग नहीं लगनी चाहिए, वरना इनके पैसे सारे आपको ही भरने पड़ेंगे। लीलावती को वो लहंगा सिलने के पूरे 50,000 रुपए मिलने वाले थे, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बना सकती थी। और यही आस लिए लीलावती दिन रात एक करके उन लहंगों को सिलना शुरू कर देती है। और जब एक दिन वो तीनों लहंगे सिलकर तैयार हो जाता है, उसी समय मोहनदास फिर से नशे की हालत में घर वापस आता है और कहता है, अरे आज मैं अपने सारे पैसे फिर से जुए में हार गया, इसलिए जल्दी से मुझे कुछ और पैसे दो। देखिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए आप जाइए यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दीजिए। लीलावती के इतना कहते ही मोहनदास को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पूरी शराब की बोतल उसके सिले हुए लहंगे के ऊपर डाल देता है, जिससे वो लहंगा पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये देखकर लीलावती फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगी? देख लिया मुझे मना करने का नतीजा, चल अब हट यहाँ से। इतना कहकर मोहनदास वहाँ से चला जाता है। अपने आंगन में लगे हुए अंगूर के पेड़ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अब बस बहुत हो गया, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे कहाँ से ला कर दूंगी उन सारे लहंगों के पैसे? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए अब तो मेरे पास अपनी जान देने के सिवा और कोई चारा नहीं है। लीलावती इतना बोल ही रही होती है, तभी अचानक से वो अंगूर का पेड़ हिलने लगता है और उस पेड़ में से एक आवाज आती है, लीलावती, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती हो, तुम्हें अपनी बच्चियों के लिए ये लड़ाई लड़नी ही होगी और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। अरे कौन हो आप? मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं वही हूँ जिसके नीचे खड़ी होकर तुम अपना दुख बांट रही हो। क्या? लेकिन एक अंगूर का पेड़ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई अंगूर का पेड़ हूँ और मैं कई सालों से तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को देख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ देखा है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। इसलिए आज तुम्हें इस तरह हार मानते देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मैं अपने असली रूप में आ गया हूँ। इसलिए ये लो, ये मेरे अंगूर से बने हुए जादुई अंगूर का लहंगा है। इन लहंगों को ले जाकर तुम अपनी बेटियों को पहना देना, फिर तुम्हें इन जादुई अंगूर के लहंगों से जो भी कुछ मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इतना सुनकर लीलावती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उन जादुई अंगूर से बने हुए लहंगे को ले जाकर अपनी तीनों बेटियों को पहना देती है और कहती है, हे जादुई अंगूर से बने हुए लहंगे, मेरे सिले हुए लहंगे को वापस से पहले की तरह ठीक कर दो। लीलावती के इतना कहते ही वह जादुई अंगूर से बना हुआ लहंगा अचानक से चमक उठता है और लीलावती का सिला हुआ लहंगा फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये देखकर
लीलावती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो फटाफट से उन लहंगों को कस्टमर के घर तक पहुंचा देती है, जिसके बदले कस्टमर उसे पूरे 50,000 रुपए देता है। और फिर लीलावती उन पैसों से अपना एक बड़ा सा बुटीक खोलती है और बचे हुए पैसों से अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाती है और अपनी तीनों बेटियों के लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदती है। और उस दिन के बाद से लीलावती जादुई अंगूर के लहंगों की मदद से अपनी जिंदगी की सारी तकलीफों को दूर कर लेती है और अपना एक नया घर लेकर अपनी बच्चियों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। नए साल पर बहू और बेटी में फर्क। डाइनिंग टेबल पर बैठी कोकिला देवी अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं ये बहू क्या कर रही है। आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक इसका नाश्ता तैयार नहीं हुआ है। हम कब से यहाँ बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय कोकिला का पति विजेंद्र प्रसाद कहता है, अरे भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह इतनी गर्म हो रही हो। अरे बहू, आज नाश्ते में कुछ अच्छा बना रही होगी, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। वैसे भी तुम्हें आजकल कुछ अच्छा कहाँ लग रहा है। अपने पति की बात सुनकर कोकिला मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी बहू कंचन तवे पर पराठे सेक रही होती है। अरे कंचन बहू, कितनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारा नाश्ता ही तैयार नहीं हुआ। वो माँ जी, आज ठंड बहुत है ना, इसलिए हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं बस अभी नाश्ता लेकर आ ही रही थी। अरे हाँ, तुम आजकल की बहुओं को तो कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। एक हम थे जो अपनी सास के कहने पर 2 मिनट में खाना बनाकर तैयार कर देते थे। अब जल्दी करो, नाश्ता बन गया हो तो बाहर ले आओ। जी ठीक है माँ जी। इतना कहकर कंचन सबके लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है। तभी अपनी आंखें मसलती हुई कंचन की नंद किंजल वहाँ पर आती है और कहती है, माँ ये क्या है? आपको तो पता है ना, जब तक मुझे मेरी चाय नहीं मिलती मेरी आंखें नहीं खुलती। और मैं कब से अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि भाभी अब मेरी चाय लेकर आएगी, लेकिन भाभी का तो कुछ आता पता ही नहीं है। अरे बेटा, तो तुझे यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? पता है ना कितनी ठंड हो रही है। मैं तेरे लिए अभी तेरे कमरे में चाय भिजवाने वाली ही थी। बेटी और बहू में इस तरह का भेदभाव देखकर विजेंद्र प्रताप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि पूरे घर में तो सिर्फ कोकिला की ही चलती थी। ऐसे ही कुछ देर बाद कंचन फिर से सबके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती है और सबको खाना परोसती है। अरे राघव, कहाँ जा रहा है? जल्दी आ, गर्मा गर्म खाना खा ले। और बहू, तुम क्या मुंह देख रही हो? जल्दी से सबको खाना परोसो। जी हाँ माँ जी। अरे कंचन, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अरे राघव बेटा, बहू बाद में खा लेगी। वैसे भी खाना परोसने के लिए तो किसी न किसी को होना चाहिए ना। उसी समय किंजल फोन पर बात करते हुए आती है। हे, हाय सिवी, कैसी हो तुम? क्या तुम सब मिलकर न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। फोन काटते हुए किंजल अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी सारी फ्रेंड्स मिलकर न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है और उन्होंने मुझे भी इसमें इनवाइट किया है, इसलिए मुझे पार्टी में जाने के लिए एक नई ड्रेस चाहिए। तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मुझे अपने दोस्तों के लिए चॉकलेट भी लेनी है। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, बता कितने पैसे चाहिए? 10,000 में हो जाएगा ना? क्या माँ, 10,000 में क्या होगा? कम से कम 50,000 तो दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ये ले, जो तुझे अच्छा लगे वो खरीद लेना। किंजल के एक बार कहते ही कोकिला उसे फटाफट से पैसे निकाल कर दे देती है। उसी समय राघव कंचन का मुंह देखकर अपनी बहन से कहता है, अरे किंजल, तुम अकेले क्यों जा रही हो? अपनी भाभी को भी साथ ले जाओ, वो भी नए साल के लिए कुछ शॉपिंग कर लेगी। सॉरी भैया, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग अकेले ही करूँगी, आप भाभी को शॉपिंग कराने खुद ले जाइएगा। किंजल की बात सुनते ही कोकिला कहती है, अरे राघव बेटा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं बहू को ले जाऊंगी न्यू ईयर की शॉपिंग कराने। वैसे भी कंचन भी तो हमारे घर की बेटी जैसी ही है ना। अपनी सास की बात सुनकर कंचन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन कोकिला के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है।
लेकिन कंचन यही आस लगाए अपने घर का सारा फटाफट से काम खत्म करके अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने सारा काम खत्म कर लिया, तो चले अब। अरे पर जाना कहाँ है? वो माँ जी, सुबह आपने ही तो कहा था ना कि आप मुझे न्यू ईयर की शॉपिंग कराने ले जाएंगी। अरे वो सब तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। वैसे भी तुम न्यू ईयर की शॉपिंग करके ही क्या करोगी? तुम्हें तो घर में ही पड़े रहना है ना। लेकिन माँ जी, मेरे पास नए साल के दिन पहनने के लिए कोई भी नई साड़ी नहीं है। अच्छा यही रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कोकिला अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में से एक बहुत पुरानी साड़ी निकाल कर लाती है और कहती है, ये ले बहू, ये साड़ी मैंने 1-2 बार ही पहनी होगी, लेकिन फिर भी एकदम नई लगती है, तो यही साड़ी पहन लो नए साल पर। कंचन चुपचाप अपनी सास के हाथ से साड़ी लेकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने मायके के नए साल को याद करते हुए जोर जोर से रोने लगती है। अगर आज मैं अपने घर पर होती तो मेरी माँ और पिताजी मुझे कितने सारे गिफ्ट देते और हर साल की तरह मेरे लिए भी नई नई ड्रेस लाते। लेकिन लगता है ससुराल में बहुओं के लिए कोई नया साल नहीं होता। ऐसे ही कंचन अपने मायके के नए साल को याद करके रोने लगती है। तभी कुछ महीनों बाद फिर से नया साल का दिन आता है। उस दिन बहुत ज्यादा ठंड होती है और बाहर बर्फ भी पड़ रही होती है। वही किंजल अपनी रजाई में परी सो रही होती है। तभी उसकी माँ हाथ में बहुत बड़ा सा तोहफा लिए उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे मेरी गुड़िया रानी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अपनी माँ के इतना कहते ही किंजल फटाफट से उठकर अपना गिफ्ट खोलती है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस और मैचिंग की ज्वेलरी होती है। उसी समय वहाँ पर कंचन किंजल के लिए चाय लेकर आती है। तभी किंजल कहती है, थैंक यू सो मच माँ, नए साल पर इतनी सुंदर ड्रेस देने के लिए। और भाभी, आप कम से कम आज के दिन तो चाय के साथ कुछ अच्छा बना कर ले आती। हाँ, वो मैं माँ जी से बस यही पूछने आई थी कि मैं आज खाने में क्या बनाऊं। अरे बहू, तू ऐसा कर, 2-3 तरह की सब्जी, पुलाव और पूरी बना दे और साथ में मेरी किंजल के लिए उसका मनपसंद गाजर का हलवा भी बना देना। ठीक है माँ जी। अपनी सास और नंद की फरमाइशों को लेकर बेचारी बहू अकेले ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वहीं किंजल तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। उसी समय कोकिला कंचन से कहती है, अरे बहू, आज ठंड बहुत है, इसीलिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। और इस तरह नए साल वाले दिन भी कोकिला कंचन से दिन भर बस घर का काम ही करवाती रहती है। तभी कुछ देर बाद किंजल पार्टी खत्म करके घर वापस आती है और कमरे में कांपते हुए जाती है और कहती है, ओह गॉड, आज तो बहुत ठंड है। अपनी बेटी को ठंड से कांपता हुआ देखकर कोकिला चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, जल्दी से किंजल के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आ और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आइयो। अपनी सास की आवाज सुनकर कंचन फटाफट से चाय बनाने की तैयारी करने लगती है कि तभी बगल में कढ़ाई में गरम हो रहा तेल कंचन के हाथों पर छलक जाता है और कंचन दर्द से चिल्ला उठती है। आह! कंचन की आवाज सुनकर राघव फटाफट से रसोई में जाता है और कहता है, अरे कंचन, ये क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हारे हाथों पर दवाई लगा देता हूँ। इतना कहकर राघव कंचन को बाहर ले आता है और उसके हाथों पर दवाई लगाने लगता है। तभी कोकिला उसे सुनाते हुए कहती है, अरे काम ना करना पड़े, इसीलिए आजकल की बहुओं का तो ये नया ड्रामा ही बन गया। वैसे भी नए साल वाले दिन तो सुबह से ही मुंह बनाकर बैठी थी मैडम, काम जो करना पड़ रहा था। अपनी सास की बातें सुनकर कंचन की आंखों से आंसू छलक उठता है।
और अपनी बहू की आंखों से आंसू छलकता देखकर विजेंद्र प्रताप गुस्से में कोकिला से कहता है, अरे कोकिला, बस कर, अपने दिल को इतना भी पत्थर मत बनाओ जो तुम्हें अपनी बहू का दर्द भी न दिखाई दे। वैसे भी इस बेचारी का नया साल तो पूरे दिन घर का काम करते ही निकल गया और तुम्हारी बेटी तो बस दिन भर पार्टियों में घूम कर आ रही है। और भगवान न करे कल हमारी बेटी के साथ भी उसके ससुराल वाले ऐसे ही करे तो क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगी? तो जैसी तुम्हारी बेटी है वैसे कंचन बहू भी तो किसी के घर की बेटी है। तो जैसा नया साल तुम्हारी बेटी के लिए है तो वैसा ही नया साल तो हमारी बहू के लिए भी होना चाहिए ना। तो दोनों के बीच में इतना भेदभाव क्यों? विजेंद्र प्रताप की बात सुनकर कोकिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कंचन से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे बहू और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे तो तुझे सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार देना चाहिए था। आखिरकार तू हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है। इतना कहकर कोकिला कंचन को अपने गले से लगा लेती है और उसे नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ देती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर बड़े ही धूमधाम से नया साल सेलिब्रेट करते हैं।